वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर बच्चों हम पढ़ रहे थे 12वीं कक्षा की जो भौतिक विज्ञान है उसका दूसरा चैप्टर। तो इस दूसरे चैप्टर में हम स्थिर वैद्युत विभव और संधारित्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले जो वीडियोस है उनमें द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव की कल्पना कर ली थी। वहां पर कितना विद्युत विभव होता है वो परिकलित कर लिया था बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम पहले से कोई विद्युत क्षेत्र है, जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने डेरिवेशन में पढ़ा था कि अगर वहां पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, पहले से विभव का मान पहले शून्य है, फिर हम किसी निकाय को, चाहे वो दो आवेशों का हो या n आवेशों का निकाय हो, उसको हम अगर अनंत से वहां पर लेके आते हैं तो हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाता है, और उस कार्य को हमने रूप दिया था स्थितिज ऊर्जा का। आज बच्चों हम ये देने वाले हैं कि अगर पहले से वहां पर विद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं कोई आवेश होंगे वहां पर और उन आवेशों के कारण आसपास में विद्युत क्षेत्र होगा, तो उस विद्युत क्षेत्र में जब हम दो आवेशों की किसी निकाय को लेकर आते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है, तो उस निकाय में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें वहां पर पहले विद्युत क्षेत्र नहीं था, पहले आवेश नहीं थे। अब जब हम पढ़ने वाले हैं आज का जो वीडियो है वो इस पर आधारित है कि जब हम लेके आएंगे वहां पर किसी दूसरे आवेश को, तो पहले से वहां पर विद्युत क्षेत्र। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना विलंब किए। जो आज का अपना टॉपिक है वो है बच्चों किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों का निकाय, दो आवेशों का लिख देता हूं मैं आपके। दो आवेशों को अपन n आवेशों में तब्दील कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा, देखिए कितनी ऊर्जा होगी। ठीक वैसे ही काम करना है। देखिए बच्चों इसमें भी मैं ज्यादा थ्योरी नहीं यूज करूंगा, आप ध्यान रखना थ्योरी आपको लिखनी है। और आपको पहले से पता है कि इस वीडियोस की प्रत्येक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियोस के जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे वहां पर। तो मैं यहाँ ज्यादा थ्योरी पुट नहीं कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें कि पहले से कोई एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में हम किन्हीं दो आवेशों का एक निकाय लेके आते हैं अनंत से। अनंत से क्यों लाते हैं बच्चों? क्योंकि वहां पर मानक विभव शून्य माना जाता है। तो मानक विभव जहां शून्य है वहां से हम उस निकाय को लेके आते हैं, तो हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाएगा वो कार्य निकालना है, और उस कार्य को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्थितिज ऊर्जा। हालांकि अपने को पहुंचना तो यहाँ तक है कि स्थितिज ऊर्जा कितनी संचित हो जाएगी, तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा उतनी ही संचित होगी जितना हम कार्य करेंगे। तो हम कार्य निकाल देते हैं और वो कार्य किसके तुल्य हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के तुल्य हो जाएगा। तो बच्चों ये मान लेता हूं मैं कि मेरे पास एक ये मान लो मैंने ये 3D डायग्राम ले लिया। ये इसका y अक्ष और ये बच्चों x अक्ष और ये है z अक्ष। और यहां पर मैं कोई दो आवेशों का निकाय लाता हूं। ये दोनों आवेश जो है वो Q1 और Q2 है बच्चों। मान लेते हैं ये दो आवेश है, एक तो Q1 है और दूसरा क्या है? Q2 है। ये जो मूल बिंदु है, जिस बिंदु के कारण हम मान के चलते हैं ये विद्युत क्षेत्र है, यही हम यूं मान लें कि ये जो एरिया है आपका, इस एरिया में विद्युत क्षेत्र है x। तो इस विद्युत क्षेत्र में यहां से जो दूरी होगी इसकी, ये दूरी हम मान लेते हैं बच्चों कितनी है? r1। और ये जो दूरी है वो मान लेते हैं कितनी है? r2। और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है बच्चों उसको हम मान लेते हैं r12। r12। देखिए जो हमने निकाय Q1 Q2 का लाया, ये 3D कार्तीय निर्देशांक तंत्र मैंने इसलिए बनाया कि हम इस 3D में कहीं पर भी लेके आ रहे हैं तो 3D डायग्राम ही होगा। जरूरी नहीं है हम समतल पृष्ठ पर लेके आ रहे हैं, कहीं पर भी लेके आ रहे हैं तो 3D हो गया। अब मान लो मैंने यहाँ लाया, ये मेरा मान लो Q1 है, ये Q2 है, मैंने इसको अनंत से लेके आया। पहले Q1 को लाया, फिर मैं Q2 को ला रहा हूँ। यहाँ पहले से इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र कितना ही बड़ा हो सकता है, 3D में है ये क्षेत्र भी, कितना ही बड़ा हो सकता है। मान लेते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर पहले से विद्युत क्षेत्र है। तो बच्चों जब मैं Q1 को लेके आऊंगा, Q1 को लेके आऊंगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र है तो भाई विद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? विरोध करेगा Q1 का, और विरोध के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। और जब हम कार्य करेंगे तभी तो इसको यहाँ लेके आएंगे। अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं, यहाँ पहले से विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, तो जब विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं तो विभव शून्य होता।
विभव शून्य होता तो कार्य करना ही नहीं पड़ता, अपने आप लेके आ जाते, कोई कहने वाला ही नहीं है, मना करने वाला ही नहीं है। लेकिन अब की बार विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब यहाँ मना करने वाला है बहुत सारे। मना करने वाला तो जैसे हम लेके आएंगे, ये कहेंगे नहीं भाई साहब, ये हमारा एरिया यहाँ नहीं रहना है। फिर हम क्या करेंगे, नहीं नहीं नहीं, हमें रहना तो यही है। फिर हम क्या करेंगे, इन सबसे लड़ते झगड़ते विरोध करते हुए सबके साथ इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करते हुए यहाँ तक लेके आएंगे। तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ बसने के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो कार्य जो होगा, वो कार्य ही इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम पहले Q1 के कारण, तो Q1 को यहाँ लाया, स्थापित कर दिया। फिर हम Q2 को उठा के ला रहे हैं, हमें Q2 को भी इसी कॉलोनी में रखना है। यहाँ जैसे है ये विद्युत क्षेत्र जो यहाँ वाला है, वो विद्युत क्षेत्र विरोध करने लग गया, नहीं हम तो इसको भी नहीं रहने देंगे, यहाँ रखेंगे नहीं। तो हम लेके आएंगे, नहीं साहब हम तो रहेंगे तो यहीं। जैसे हम पास में आएंगे तो अब तो ये भी तो इसी कॉलोनी का हो गया Q1, तो ये भी विरोध करेगा, नहीं 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 इसको नहीं लाना है यहाँ पर। तो इसका विरोध जो होगा, उसके विरुद्ध भी हमें कार्य करना पड़ेगा, जो विद्युत क्षेत्र है उसके विरुद्ध भी हमें कार्य करना पड़ेगा, फिर यहाँ लाके इसको स्थापित करेंगे। मान लो किसी तीसरे निकाय को ला रहे हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र तो विरोध करेगा ही करेगा, ये Q1 भी करेगा, Q2 भी करेगा, सभी करेंगे। तो उन सब के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य इस निकाय में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट। चलिए, तो पहले मैं लिख देता हूं, हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है, सिंपल सा। तो हमें कार्य क्या करना है, तो मैं शुरू करता हूं यहाँ पर Q1 आवेश को, कौन सा आवेश को, Q1 आवेश को। देखिए थ्योरी इसमें जो थ्योरी हम पुट करते हैं कि माना एक Q1 Q2 आवेश का निकाय है, उसको हम कहीं अनंत से बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आ रहे हैं, तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, वो थ्योरी आप पुट कर लेना। फिर उसके अलावा एक ये भी करेंगे कि जब हम उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे अनंत से, तो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, पहले वो ज्ञात करते, तो मैं डायरेक्ट कार्य ज्ञात कर रहा हूँ, फिर थ्योरी वाले क्वेश्चन आप करना। Q1 आवेश को अनंत से बाह्य क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, बाह्य क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बच्चों क्या होता है, W, इसको नाम दे देते हैं हम W1, Q1 को लेके आ रहे हैं तो कार्य W1 हो गया, और वो हो जाएगा बच्चों हमारा Q1 V। भाई कार्य का हमने फॉर्मूला पहले से पढ़ा था कि जो W है वो होता है QV के बराबर। W जो है वो किसके बराबर होता है, QV के बराबर। कोई कार्य हमारा किया जाएगा वो कितना है, QV के बराबर। अब होता क्या है बच्चों यहाँ पर कि हम जब Q1 को लेके आते हैं तो इसको W1 नाम दे देते हैं, इसको Q1 नाम दे देते हैं। तो यही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि हम अभी फिलहाल किसके बारे में बात कर रहे हैं, Q1 के बारे में। इसको अनंत से लेके आ रहे हैं कहां पर, इस विद्युत क्षेत्र में। ये जो मैंने घोड़ा बनाया ना, ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र में लाऊंगा तो W1 कार्य होगा, Q1 होगा, और V यहाँ पर देखिए कोष्टक में लिख रहा हूँ R1, और ये होगी आपकी समीकरण A। देखिए ये मैंने R1 यहाँ पर लिखा है, क्या चल रहा दिमाग में कि ये R1 गुणा में है V के साथ, Q के साथ गुणा में है, नहीं बच्चों ये गुणा में नहीं, ये R1 बच्चों हमारे इस Q1 आवेश की विद्युत क्षेत्र में स्थिति दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो विभव है वो R1 पर वेरी करेगा। ये जो आपका R1 है ना, इसके अनुसार विभव बदलता रहेगा। कैसे, जैसे हमने पढ़ा था कि जो V है वो होता है अपना KQ में R, यही होता है, ये पढ़ा था बच्चों। तो V जो है वो R के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। मतलब अगर आप R बढ़ाओगे, क्या करोगे, विद्युत क्षेत्र में दूरी बढ़ाओगे तो विभव का मान घटेगा, और जैसे दूरी कम करोगे तो विभव का मान बढ़ेगा। इसलिए मैंने R1 लिखा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने R1, ये मूल बिंदु है इसका, इस मूल बिंदु से R1 की दूरी आप बढ़ा रहे हो, R1 की दूरी बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विभव कम होता जाएगा। और जैसे ही इस मूल बिंदु से R1 की दूरी कम कर रहे हो, इसका मतलब विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, विभव का मान बढ़ जाएगा। जब दूरी कम तो विभव बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो विभव कम हो जाएगा बच्चों। ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर R1 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो विभव है वो R1 के हिसाब से बदल रहा है, परिवर्तनशील है। फिर आगे चलें, अगला जो पार्ट है वो है Q2। अब मैं लिख देता हूं Q2 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो दूसरा आवेश है वो Q2 है। तो
तो पहले से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र था, बिल्कुल था सर। अब हमने कौन से आवेश को लाके रख दिया, Q1 को रख दिया। तो अब जो विद्युत क्षेत्र होगा, जो विभव होगा, जो Q2 का विरोध होगा, वो विद्युत क्षेत्र के कारण भी होगा और Q1 आवेश के कारण भी होगा। ये भी तो इनके साथ सम्मिलित हो गया है, तो अपना सपोर्ट थोड़ी करेगा। फिर ये Q2 का क्या करेगा, विरोध। ये इस चीज को भूल जाएगा, ये लेके आए थे हमें, ये विरोध करेगा कि नहीं लाना है। अब ये हमारी है प्रॉपर्टी। यहाँ तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं किया गया जो कार्य है उसको हम W2 ले लेते हैं बच्चों। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र विरोध करेगा, विद्युत क्षेत्र विरोध करेगा तो वो तो हो जाएगा आपके पास Q2 VR2 हो जाएगा। VR2 का मतलब ये है कि ये विभव भी R2 दूरी के हिसाब से वेरी करेगा। देखिए ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से ये R2 दूरी पर है कौन, Q2। Q2 जो है वो मूल बिंदु से R2 दूरी पर है। तो ये R2 दूरी जैसे भी कम ज्यादा होगी उसी हिसाब से विभव का मान भी परिवर्तनशील होगा। तो ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र के कारण। ये जो विरोध है, ये किया गया कार्य है बच्चों, ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र के कारण। अब मैं इसमें जोड़ देता हूं, एक और काम करेगा कौन है, अब काम करेगा कौन, अब Q1 काम करेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं Q2 गुना Q1 के कारण विभव, Q2 गुना यहां क्या आ जाएगा, Q1 के कारण विभव। तो Q1 के कारण विभव क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में दूरी। देखिए अब दूरी कौन सी, अब दूरी ये है, Q1 के कारण विभव किस पर, Q2 पर। तो R12 क्या हो जाएगी, R12। अब मैं यहां लिख देता हूं R1। ये क्लियर हो जानी चाहिए बात, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। देखो इसको हम थोड़ा सा इसको सरल फॉर्म में लिख देते हैं, W2 बराबर ये तो Q2 VR2। ये जो आपका यहाँ पर काम किया गया है, ये काम किया गया आपके द्वारा उस विद्युत क्षेत्र पर जो पहले से वहां विद्यमान है। और ये जो आपके द्वारा काम किया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12, ये कार्य किया गया है वहां पर जो Q1 आवेश हम लेके आए थे ना पहले, उसके विरुद्ध। उसने भी पार्टी चेंज कर दी है, उसके विरुद्ध भी हमें काम करना पड़ेगा। इसको दे देता हूं बच्चों में समीकरण है। तो अब ये आ जाएगा संपूर्ण निकाय में किया गया कार्य, संपूर्ण निकाय में किया गया कार्य। तो जो संपूर्ण निकाय में किया गया कार्य W1 प्लस W2, भाई दो ही आवेश थे, एक आवेश को हम लेके आ रहे हैं तो W1 कार्य किया जा रहा है, दूसरे को ला रहे हैं तो W2 कार्य किया जा रहा है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2। इसको दे देते हैं हम समीकरण 3 बच्चों। अब देखिए समीकरण 1 में W1 का मान है, समीकरण 2 में W2 का मान है, रख दो इसमें तो कुल कार्य आ जाएगा। और वो कार्य ही कैसे संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इतना सा डेरिवेशन है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। छोटा कर दूं यहीं पर, चलिए क्या हमारे काम हो जाएगा। हो गया, यहां मैं लिखा हूं समीकरण 1 वे 2 से मान इसमें रखना है, समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 3 में रखना है। अब देखिए हम पुट कर देते हैं समीकरण 3 में। तो आपका जो W है बच्चों वो हो जाएगा W बराबर, W1 का मान है Q1 VR1 प्लस में Q1/4 पाई, सॉरी एक मिनट पहले पहले इसको रखते हैं। ये W2 का मान ये रहा, अरे यार क्या भाई, ये जो मान है वो W2 का है, तो यहाँ पर Q2VR2 है, ठीक है। तो हम इसको मान रख देते हैं यहाँ पर Q2VR2 और साथ में ये प्लस में था, यहाँ पर ये प्लस है, प्लस ये देखो यहाँ पर मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर प्लस लगा हुआ है इसलिए यहाँ प्लस लगा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हो जाएगा बच्चों आपका Q1 Q2 अपॉन में R12। ये है कुल किया गया कार्य। और अब हमें पता है कि यही कार्य जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो आपका W है वो बराबर हो जाएगा किसके, U के बच्चों, जो U है वो हो जाएगा Q1 VR1। इस W का मान लिख रहा हूं मैं यहां से देख देख के, आप देख रहे हैं देखो, फिर हो जाएगा प्लस में Q2 VR2 और फिर प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। ये बच्चों हो गई आपकी कुल स्थितिज ऊर्जा का मान किसी दो आवेशों की निकाय को अनंत से किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा का मान। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इजी है, कोई ज्यादा फेरबदल वाली बात नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको पता ही है फिजिक्स तो वैसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मोटिवेट करते रहना चाहिए और मोटिवेशन हमेशा रहना चाहिए आप में। देखिए वे पथ क्या पथिक की, वे पथ क्या पथिक की कुशलता क्या, वे पथ क्या पथिक की कुशलता का क्या जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, वे पथ क्या पथिक की कुशलता क्या जिस पर बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो हमेशा धैर्य के साथ प्रतिकूल धाराओं के साथ काम करते रहना है। अब हम चलते हैं अगले डेरिवेशन पर, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो समझना इस चीज को। हमने एक विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, हमने एक पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव। तो बच्चों विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव है कि दो समान परिमाण के आवेश और उनकी प्रकृति अलग अलग हो और वो अति अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आज हमें ये पढ़ना है कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है और उस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने कोई एक विद्युत द्विध्रुव रख रखा है और उस विद्युत द्विध्रुव को अगर हम किसी एक कोण से, जहां पर हमने रख रखा है वो कोण, उससे किसी दूसरे कोण पर मूव करवाते हैं, घुमाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है तो वहां पर घुमाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो चलिए उसको सोल्व करते हैं। हेडिंग डाल देता हूं मैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए ये कार्य ज्ञात कर रहा है, कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, एक समान विद्युत क्षेत्र में पड़ा है, उसको अगर हम वहां पर थीटा कोण से दूसरे थीटा कोण पर या थीटा 1 से यूं कह सकते हैं थीटा 2 पर घुमा रहे हैं तो कितना कार्य किया जाएगा वो ज्ञात करना है। डेरिवेशन है बच्चों, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र का नाम भी दे देते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र कौन सा, ई दे देते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया, इसे थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात, क्या ज्ञात करना है बच्चों, थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, डायग्राम बना रहा हूं, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है।
देखिए बच्चों, ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक समान, एक पूरा ये बना देता हूँ ताकि आराम से समझ लेंगे। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक समान यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, समझ रहे हैं बात को? ये क्या है हमारे पास, एक समान विद्युत क्षेत्र। यहां तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो, ये तो है हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र E, और इसमें हमने रखना एक विद्युत द्विध्रुव। चलिए मैं इस एक समान विद्युत क्षेत्र जो E है ना, इसके साथ θ1 कोण बनाता हुआ एक विद्युत द्विध्रुव रख देता हूं। तो ये मान लो मैंने यहां पर रख दिया ये यहाँ आपका प्लस क्यू आवेश है, जिस पर इधर बल लगेगा। प्लस क्यू आवेश से तो बल तो इधर ही लगेगा, क्योंकि धनावेश पर हमेशा बल जो है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो यहाँ पर जो बल है वो इस साइड में लगेगा, और यहाँ मैं मान लेता हूँ कि ये जो आपका है वो है आपका माइनस क्यू, और इस पर बल जो है वो बच्चों इस दिशा में लगेगा, ठीक है। और ये जो कोण है आपका, ये कोण है जो इस विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया गया है बच्चों, ये कोण है वो है θ1। ये कोण मान लेते हैं कितना है, θ1। विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया हुआ कोण कितना है, θ1 है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा देता हूं, और मैंने इसको कुछ इस स्थिति में ले आया, यूं ऐसे। अब मान लो ये आवेश जो प्लस क्यू है वो यहाँ आ गया, ये आपका प्लस क्यू आ गया, और इस पर बल बल तो देखो इधर ही लगेगा है? और यहाँ घुमा दिया तो इस पर बल जो है वो इधर लगेगा, और ये जो आपका आवेश है वो कौन सा बच्चों, माइनस क्यू वाला। अब ये जो कोण है बच्चों वो θ1 से कौन सा हो गया, θ2। तो जो पहले विद्युत क्षेत्र के साथ कोण द्विध्रुव θ1 बना रहा था वो अब किसमें बदल गया है, θ2 में बदल गया। तो हमने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, घुमा दिया है। तो इसको जब हमने घुमाया है तो विद्युत क्षेत्र पहले से था, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ा है। ये कार्य हमें निकालना है कि कितना कार्य करना पड़ा है। अब देखिए बच्चों, पहले तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमने पढ़ा था कि जब एक कोई एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, और उस एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, उस एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी द्विध्रुव को रखते हैं तो उस द्विध्रुव के एक तरफ तो धनावेश होगा, दूसरी तरफ ऋणावेश होगा। तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, जबकि ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। अब दोनों ही परिमाण में कैसे हैं, समान है। परिमाण में समान है तो दोनों के जो बल लगने वाले हैं उन बलों का परिमाण भी कैसा होगा, समान होगा। और दिशाएं कैसी हो जाएगी, एक दूसरे से विपरीत हो जाएगी। तो जो बल है वो तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। लेकिन क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण, अगर आपने पहला चैप्टर ढंग से समझा है तो ये चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन दोनों की क्रिया रेखाएं, ये क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण उनके ऊपर बल अगुण काम करेगा, जिसके कारण वो यूं घूमता रहता है, बल अगुण काम करेगा। उसके ऊपर कौन सा काम करेगा, बल अगुण काम करेगा। तो चलिए मैं इस डेरिवेशन को शुरू करता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करना धीरे धीरे। थोड़ा सा इधर किसका दूं शुरू, या छोटा ही कर देता हूं मैं, फिर शुरू कर देता हूं ना। इतना तो आपने समझ लिया, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो चलो इसको छोटा सा यहाँ लिख देते हैं। डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ। देखिए डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा, ये अपना डायग्राम आपको अब क्लियर दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब देखिए, देखो होता क्या है कि ये जो द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव रखा हुआ है, इसको हमने θ1 कोण पर घुमा दिया तो θ1 से θ2 कोण पर घुमा दिया, तो हमारे द्वारा विद्युत क्षेत्र में कोई कार्य किया गया, वो कार्य निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम मान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को अल्प विस्थापन डी थीटा, अल्प विस्थापन यानी जो θ1 से θ2 विस्थापन आ रहा है ना, उसको हम पहले अल्प लेके चल रहे हैं, छोटा सा कोई विस्थापन दिया, डी थीटा विस्थापन देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य, क्या याद करना है बच्चों, किया गया। ये जो कार्य है वो जो विस्थापन छोटा है बच्चों, तो कार्य भी बहुत कम करना पड़ेगा,
भाई विस्थापन बहुत कम दे रहे हैं तो कार्य भी कम करना पड़ेगा, तो हम उसको भी डी डब्ल्यू मान लेते हैं। देखिए ये है कार्य डब्ल्यू, और कार्य का छोटा सा अल्पांश हम लेते हैं तो उसको हम कहते हैं डी डब्ल्यू। जैसे थीटा विस्थापन है तो उसका छोटा पार्ट डी थीटा हो गया, मतलब अल्पांश ले रहे हैं, छोटा सा भाग ले रहे हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया आपका टाउ। भाई देखिए हमने ये पढ़ा था कि जो आपका कार्य है वो होता है बच्चों बल गुणा विस्थापन, ये तो हमने पढ़ा था पहले। क्या होता है कार्य? बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब ये जो बल है, ये बल क्या हो जाएगा आपका, जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाके अपनी उसी स्थान पर उसी दूरी पर घूमती है, उसी दूरी पर क्या कर रही है? घूम रही है। देखिए यहाँ पर ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये आगे पीछे नहीं जाता, ये अपनी इसी दूरी के अनुदिश चारों तरफ घूमने लगेगा, ये घूमने लगेगा। ये जो बल है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बलागुण में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? बलागुण में। ये जो विस्थापन है, ये विस्थापन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कोणीय विस्थापन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कोणीय विस्थापन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कोणीय विस्थापन में, क्योंकि अब सिर्फ यहां पर इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, इसका सिर्फ कोण बदलेगा। ये किसके साथ? विद्युत क्षेत्र के साथ। पहले थीटा 1 था, अब थीटा 2 हो गया, मान लो थोड़ा सा और कोण बदल जाएगा, जैसे 0 से लेकर 360 डिग्री तक कोण बदलता रहेगा, तो उसको हम कहेंगे कोणीय विस्थापन। तो जो विस्थापन है ये तो है रेखीय विस्थापन, और ये जो बल है जिसको हम F से लिखते हैं, ये जो विस्थापन है इसको हम अलग अलग S और दूरी के हिसाब से D वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कोणीय विस्थापन है उसको हम थीटा से लिखते हैं, और बलागुण जो है उसको टाउ से दर्शाते हैं, ये हमने पहले से पढ़ लिया था। तो बलागुण जो है उसको किससे लिखते हैं? टाउ से। तो ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं चलता हूं आगे। देखिए यहां क्या हो जाएगा? टाउ डी थीटा। ये तो बलागुण और ये विस्थापन, ये तो बलागुण और ये कोणीय विस्थापन। अब देखिए इसको मैं आगे लिखता हूं यहां, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर, थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर विस्थापित या विस्थापित या विस्थापन विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य। देखिए कार्य क्या होगा, जब हमने एक अल्पांश लिया, अब अल्पांश से हमें संपूर्ण विस्थापन निकालना, तो हम क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं बच्चों। तो यहां पर कर देंगे डी और डब्ल्यू, और ये समाकलन हो जाएगा आपका टाउ डी थीटा, और इसकी जो लिमिट है बच्चों वो हो जाएगी थीटा 1 से थीटा 2। लिमिट जो है वो कहां से कहां तक हो जाएगी बच्चों? थीटा 1 से थीटा 2 तक हो जाएगी। इसमें कोई समस्या आपकी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमने पढ़ा है कि जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर एक बलागुण कार्य करता है। ये हमने पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में वीडियो पढ़ा था, और वहां पर जो बलागुण है उसका मान होता है पीई साइन थीटा। ये हमने पढ़ लिया था, क्या होता है? पीई साइन थीटा होता है बच्चों। ये हमने निकाल लिया था, डेरिवेशन कर लिया था कि जो बलागुण कार्य करेगा वो कितना करेगा? पीई साइन थीटा। यहाँ पर पी विद्युत सॉरी ई विद्युत क्षेत्र, पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ई क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका मान जो है वो क्या होता है? एक आवेश और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका, इसको तो सोल्व कर ही देना ना। इसका तो जो अल्पांश W जो कार्य है उसका अल्पांश dw है, तो कुल कार्य हो जाएगा आपका W। तो इसमें तो कोई ज्यादा समस्या वाली बात है नहीं, और बाकी को हम सोल्व करते हैं। ये तो हो गया W, और यहाँ हम मान रख देते हैं। देखिए थीटा 1 से थीटा 2, और टाउ का मान आ गया पी ई साइन थीटा। क्लियर है? और साथ में कौन है? डी थीटा, तो मैं यहां रख देता हूं डी थीटा। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र E कांस्टेंट रहेंगे, बदलाव नहीं होगा। सिर्फ बदलाव किसमें हो रहा है? थीटा में। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? उस द्विध्रुव को घुमा रहे हैं। देखो द्विध्रुव का मान नहीं बदल रहा है, उसके तो आवेश का परिमाण फिक्स है, और द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी फिक्स है, वो नहीं बदल रही। ये देखिए ना तो ये दूरी बदल रही है और ना ही प्लस और माइनस बदल रहे हैं। सिर्फ क्या बदल रहा है? इसको जब हम घुमा रहे हैं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, कोण का मान बदल रहा है, तो साइन थीटा में परिवर्तन होगा। तो अभी हम यहाँ पर समाकलन जो करने वाले हैं बच्चों, वो किसका करेंगे? थीटा 1 थीटा 2। तो इसमें से जो कांस्टेंट है मैं उसको बाहर ले लूं पहले। तो ये तो था आपका थीटा 1। अब देखो यहाँ पर P और E ये कांस्टेंट है दोनों बच्चों, ठीक है, इनको बाहर ले लिया, और यहाँ आ जाएगा अपने पास थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा
डी थीटा। अब देखिए ये हमें पता होना चाहिए, पहले जो बढ़ू ध्यान रखना इस चीज का, ये हमें पता होना चाहिए कि जो आपका साइन थीटा है उसका जो समाकलन है बच्चों वो होता है माइनस कोस थीटा प्लस सी। सी को तो छोड़ो, अपने कोई काम नहीं आना, माइनस कोस थीटा होता है, निश्चित समाकलन है ये तो भाई। भाई जो सी है वो तो इसलिए लगा रहे हैं, यहाँ निश्चित है, यहाँ तो निश्चित समाकलन है, थीटा 1 से थीटा 2 तक करना है। चलिए तो फिर अपने पास ये जो डब्ल्यू है वो हो जाएगा पीई, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका थीटा 1 से थीटा 2। यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखिए साइन थीटा का माइनस कोस थीटा हो गया, लिमिट थीटा 1 से कहां तक रखनी है, थीटा 2 तक रखनी है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए इसको फिर छोटा कर दूं या इधर ही ले आते हैं, छोटा कर देते हैं एक बार, फिर इधर ले आएंगे। तो एक बार छोटा कर देते हैं, क्योंकि अब डायग्राम का ज्यादा अपने काम है नहीं, इससे ज्यादा छोटा ये होगा नहीं कुछ, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है मेरा वहम हो, ये हो भी सकता है थोड़ा सा छोटा। अब ये 30% हो गया, अब नहीं होगा ये, अब वहम नहीं है, अब सही बात। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमने यहां पर निकाल दिया आपका जो W है वो हो गया, माइनस में बाहर ले लेता हूं PE, और अब मैं यहां पर लिमिट भी पुट कर देता हूं। ये माइनस जो है मैंने पहले बाहर ले दिया, अब मैं लिमिट पुट कर देता हूं। लिमिट पुट करेंगे तब बच्चों लिमिट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यहां पर कौन सी, ऊपर वाली, माइनस लोअर लिमिट कौन सी जो नीचे दे रखी है आपकी वो, तो ऊपर कौन सी थीटा 2, नीचे कौन सी थीटा 1, तो मैं यहां रखूंगा कोस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर कौन सी थीटा 1। यानी कि जो परिवर्तन हम कर रहे हैं वो कहां से कहां तक कर रहे हैं, थीटा 1 कौन से थीटा 2 तो कौन तक कर रहे हैं, तो दोनों के मध्य का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालेंगे तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा देंगे। जैसे मान लो कि हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर पहले से ही द्विध्रुव को 30 डिग्री के कोण पे रखा है, अब हम उसको घुमा के 60 डिग्री पे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 60 में से 30 घटा देंगे। इसका मतलब हमने कार्य तो सिर्फ 30 डिग्री के कोण जितना ही किया है, तो वो निकालना है बच्चों यहाँ पर। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसको देखो मैं थोड़ा सा सरल रूप में ऐसे लिख देता हूं, ये माइनस में अंदर गुणा कर देता हूं, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा पीई, ये हो जाएगा बच्चों कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। क्लियर? ये है बच्चों किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, और वो कार्य आप थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर घुमाते हो तब आपके द्वारा किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो तीन अलग अलग स्थितियां बढ़ती है, वो हम समझ लेते हैं क्या। ठीक है बच्चों, एक तो स्थिति ये होती है कि जो आपका थीटा का मान, थीटा का मान कितना हो 0 डिग्री, इसका मतलब है कि जो आपका द्विध्रुव है बच्चों को कौन सी स्थिति में है, स्थायी संतुलन की स्थिति में। कौन सी स्थिति में है, स्थायी संतुलन की स्थिति। स्थायी संतुलन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें ये प्लस क्यू आवेश है, अगर ये छोटे वाली जो नॉट है जो ये वाली, ये नो का प्लस क्यू है और ये बड़ी वाली माइनस क्यू मान के चलता हूं, तो 0 डिग्री कोण है। 0 डिग्री का मतलब ये ऐसे नहीं पड़ा है, तो देखो विद्युत क्षेत्र और इसके मध्य जो कोण है वो कितना है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब ये स्थायी संतुलन में है, इसमें अभी भी कोई भी बदलाव नहीं आना है, तो ये इसको हम स्थायी संतुलन कहते हैं। और दूसरी स्थिति है कि अगर थीटा बराबर हो आपका 180 डिग्री, कितना हो 180 डिग्री, बच्चों इसको हम कहते हैं अस्थायी संतुलन। क्या कहते हैं, अस्थायी संतुलन की। आपको ऐसे पूछ सकते हैं स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन में जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, या अस्थायी संतुलन से स्थायी संतुलन में किसी विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखें। अब देखिए अस्थायी संतुलन कैसे, अस्थायी संतुलन का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा इधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, अब ये प्लस क्यू जो है वो इस दिशा में होगा, इस साइड, और माइनस क्यू इधर होगा। तो होगा क्या, जैसे ही ये भाई ये जो माइनस क्यू है इस पर बल लगेगा इस दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, और ये जो प्लस क्यू है बच्चों इस पर लगेगा इस दिशा में, लगेगा नहीं, तो ये एक दूसरे को संकीर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो मैं जैसे इसको थोड़ा सा यूं घुमाता हूं, अब ऐसे घुमाते ही इस माइनस के ऊपर बल इधर, तो ये इधर खींचा चला जाएगा, और ये प्लस के ऊपर बल इधर, तो ये ऐसे खींचा जाएगा और ये इस स्थिति में आ जाएगा, फिर स्थायी संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति। क्लियर है? चलिए अगला जो है थीटा बराबर हो 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री, इसको कहते हैं शून्य ऊर्जा की स्थिति। शून्य ऊर्जा की स्थिति,
देखिए शून्य ऊर्जा की स्थिति का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि आपने इसको ऐसे खड़ा कर दिया विद्युत क्षेत्र के साथ, ये तो विद्युत क्षेत्र और ये द्विध्रुव, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। अब हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आएगा बच्चे, थीटा का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और थीटा का मान 90 डिग्री, इसका मतलब जीरो हो जाएगा, जो किया गया कार्य है वहां पर शून्य स्थिति के रूप में। अब देखो अगर हम इसको स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो हमें दूर से किसी द्विध्रुव को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसी विद्युत क्षेत्र में उसे 90 डिग्री कोण पर रख देंगे, क्योंकि जब 90 डिग्री कोण पर रहेगा तो वो शून्य स्थिति ऊर्जा के रूप में रहेगा, उसकी ऊर्जा वैसे ही शून्य रहेगी। अनंत से लाते हैं तब भी क्या होता है, तब भी यही तो होता है कि अनंत पर हम ये मान के चलते हैं कि मानक विभव वहां पर शून्य है, तब अनंत से लेके आते हैं ताकि वो कोई क्रियाकलाप ना करे, और यहाँ पर भी शून्य विभव मिल गया अपने को, तो वहां पर अनंत चलने की कहां जरूरत है, यही काम करा लो। तो ये स्थितियां होती है। अब देखिए यहाँ पर हम अलग अलग स्थितियां पढ़ लेते हैं, इसकी थोड़ी सी काफी अच्छी स्थितियां हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहली तो है स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में बच्चों में करता हूं कि जो थीटा 1 है वो मैं रख देता हूं 0 डिग्री, और थीटा 2 जो है वो मैं रख देता हूं थीटा, थीटा का मतलब कोई भी काम हो सकता है, थीटा 1 0 से हम थीटा 2 थीटा कोण पर घुमा रहे हैं, तो हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, W बराबर ये फॉर्मूला आपका PE, यहां हो जाएगा कोस थीटा 1 कितना 0 माइनस कोस थीटा 2 कितना थीटा। अब देखिए कोस 0 का मान कितना हो गया 1, तो बच्चों जो किया गया कार्य है वो हो जाएगा PE 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर। दूसरी स्थिति में देखिए क्या करना है, हम मान लेते हैं ये देखो स्थितियां हैं, मान लेते हैं इसमें से कोई सी भी स्थिति आपसे न्यूमेरिकल के रूप में भी पूछ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करो तो इस तरीके से समझना कि अगर आपने 0 डिग्री पर रखा या स्थायी संतुलन की स्थिति से आप थीटा कोण पर किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमा रहे हो, तो आपके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, कितना कार्य किया जाएगा भाई। थीटा की जगह कोई कोण भी दे दिया, यहाँ कोण का मान रख देंगे, फिर हम टेबल से उसका मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी चीजें हैं और इंटरेस्टिंग तो है ही। मान लो थीटा 1 बराबर में मान लो 0 डिग्री है, और ये मैं मान लेता हूँ कि थीटा 2 का मान जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि मैंने 0 डिग्री से उसे कहां ले जाना है 90 डिग्री पे ले जाना है, खड़ा करना है उसको। तो ये हो जाएगा आपका W बराबर PE cos 0 माइनस cos, देखिए W बराबर हो जाएगा आपका PE cos 0 का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो W बराबर हो गया आपका बच्चों PE, यानी जो कार्य किया जाएगा वो हो जाएगा किसके बराबर PE। P यहाँ पर स्मॉल p है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चों, बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखें। तीसरी स्थिति को मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ जगह नहीं है, तो स्थिति थर्ड, स्थिति थर्ड में मान लेते हैं कि थीटा 1 जो है वो तो 0 डिग्री है, और थीटा 2 जो है वो बच्चों 180 डिग्री है। चलिए रख देते हैं, तो W बराबर किया गया कार्य हो जाएगा PE cos 0 माइनस cos 180 डिग्री। देखिए बच्चों जो आपका PE cos 0 का मान है वो 1 होता है, और माइनस 1 होता है इसका cos 180 का, इस प्रकार से किया गया कार्य आ जाएगा 2PE। जहां पर भी P आया है सब जगह P विद्युत द्विध्रुवाग्नि है, E विद्युत क्षेत्र है। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।